हेलो एवरीवन, वेलकम टू किनी स्टडीज। आज है 11 फरवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026। देन हम वेटेजेस के बारे में देखेंगे जिनकी चर्चा की गई है फाइनेंस कमीशन जो 16th है उसमें। इसके साथ ही हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा सो इंडियन जो स्टेक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको लेकर के हाल ही में कुछ एमओयू साइन हुए हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। देन हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। इंडिया में जो वूल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है वो कौन सा है, हम ये देखेंगे। देन आईएनएस अरनाला चर्चा में रही, इसके बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे डीप टेक स्टार्टअप के बारे में। तो शुरू करते हैं। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements regarding World Seafood Congress 2026. यहाँ पर जो विश्व समुद्री खाद्य कांग्रेस 2026 है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है The World Seafood Congress 2026 was hosted in Chennai, marking the first time India is hosting this global event. And second statement is the theme of the World Seafood Congress 2026 is Sustainable Solutions for Inclusive Growth, Building a Safer, Fair and a Resilient Global Seafood Trade. And third statement is the World Seafood Congress is held annually and is jointly organized by the International Association of Fish Inspectors, PDA Ventures Private Limited and the National Fisheries Development Board. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं, आपको बताना है जो वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 है जिसका आयोजन भारत में पहली बार किया जा रहा है, इससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है आपका वो करेक्ट है। थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है कि ये एनुअली होता है, तो ये एनुअली नहीं होता है, ये हर 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। बाकी आप देख सकते हैं। वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 इज बीइंग हेल्ड इन चेन्नई, मेकिंग इंडिया द होस्ट कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। और आपने देखा कि इस बार ये जो थीम है वो है सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, बिल्डिंग अ सेफर फेयर एंड रेजिलियंट ग्लोबल सी फूड ट्रेड। और ये जो वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस है इसको 2 वर्ष में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये एनुअली नहीं है। एंड दिस इवेंट इज ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिश इंस्पेक्टर्स, पीडीए वेंचर्स लिमिटेड एंड द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। आप ध्यान रखेंगे भारत में इसका इस वर्ष आयोजन किया गया है और जो शहर है जहां पर आयोजित हुआ है ये वो है चेन्नई। वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस के बारे में अगर हम और चर्चा करें तो ये एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड ग्लोबल इवेंट है, ब्रिंगिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम द सी फूड इंडस्ट्री। इसका फोकस होता है सी फूड सेफ्टी पर, सस्टेनेबिलिटी पर, इनोवेशन एंड इक्विटेबल इंटरनेशनल ट्रेड पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following criteria was assigned the highest weightage by the 16th Finance Commission for the distribution of central taxes among states? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो 16वां वित्त आयोग है उसके द्वारा राज्यों के बीच जो केंद्रीय करों का वितरण है उनके लिए निम्नलिखित में से किस मानदंड को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं population as per census 2011, second contribution of GDP, थर्ड इनकम डिस्टेंस या फिर एरिया।
यहाँ पर आपको बताना है कि 16th फाइनेंस कमीशन के अनुसार जो हाईएस्ट वेटेज है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस अमंग स्टेट्स को लेकर के वो किस क्षेत्र को दिया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये है इनकम डिस्टेंस। आप देख सकते हैं The 16th Finance Commission report, tabled on 1st of February 2026, outlined the new weightage formula for horizontal devolution among states. So, income distance carries the highest weightage at 42.5% in the Finance Commission's 16 formula for the 2026 to 31 period. While it remains the most significant factor, its weightage was reduced slightly from the 45% assigned by the 15th Finance Commission. So, this criterion measures the distance of states' per capita income from the state with the highest per capita income to ensure fiscal equity. सो 16th फाइनेंस कमीशन में जो वेटेज असाइन किया गया है उसके बारे में बात करें तो इनकम डिस्टेंस का है 42.5%, देन पॉपुलेशन 17.5%। इसके साथ ही कुछ और एरियाज हैं जैसे कि एरिया, फॉरेस्ट, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इन सब क्षेत्रों के लिए 10% का वेटेज असाइन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In February 2026, India has signed memorandums of understanding and agreement with how many countries to promote cooperation and sharing of India stake and digital public infrastructure. तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि फरवरी 2026 तक भारत ने इंडिया स्टेक और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के सहयोग और साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए कितने देशों के साथ समझौता ज्ञापनों और समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शंस हैं 8 कंट्रीज, 15 कंट्रीज, 18 कंट्रीज या फिर 23 कंट्रीज। सो यहाँ पर आपको बताना है कि इंडियन स्टेक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए जो एमओयू साइन हुआ है वो अगर हम फरवरी 2026 तक की बात करें तो भारत ने कितने देशों के साथ साइन किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो अब तक 23 कंट्रीज के साथ एमओयू साइन हुआ है। आप देख सकते हैं The government of India has signed MOUs and agreements with the 23 countries to promote cooperation on India stake and digital public infrastructure. सो ये जो अग्रीमेंट है इसका फोकस है ऑन डिजिटल आइडेंटिटी, डिजिटल पेमेंट्स, डाटा एक्सचेंज एंड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स। So this initiative is part of India's broader digital public infrastructure diplomacy under the India Stake framework. So the collaboration supports replication of India's digital governance models in partner countries. इसके साथ ही इंडिया स्टेक की बात करें तो इट इज अ सेट ऑफ ओपन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म्स डेवलप्ड बाय इंडिया and it includes digital identity, payments, consent-based data sharing and public and service delivery. इसके तहत ही आपने देखा होगा कि जो यूपीआई है उसका ग्लोबल एक्सपेंशन किया जा रहा है। वर्तमान समय की बात करें तो यूपीआई इज ऑपरेशनल इन मोर देन 8 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस एंड कतर। So it strengthens cross-border payments, remittances, and financial inclusion. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India, along with which country,
has launched the Hydrogen Fellowship Program and strengthened cooperation in green hydrogen research through an IIT partnership. So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप जो कार्यक्रम है उसको शुरू किया है और आईआईटी की साझेदारी के माध्यम से हरित हाइड्रोजन अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करने का अभी जो प्रण है वो लिया है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम है ये भारत ने किस देश के साथ मिल करके हाल ही में लॉन्च किया है। यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो हैं जापान, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये कंट्री है नीदरलैंड्स। आप देख सकते हैं। So, India and the Netherlands have launched the India Netherlands Hydrogen Fellowship Program and signed an academic partnership to strengthen cooperation in green hydrogen research. So, the Department of Science and Technology facilitated the India Netherlands Hydrogen Fellowship Program, and this program aims to build research capacity and talent in green hydrogen technologies. So, a MOU was signed between the University of Groningen and 19 IITs of India. So, the cooperation supports India's national green hydrogen mission and long term clean energy goals. Netherlands की बात करें तो it is a country in the northwestern Europe with overseas territories in the Caribbean. So, it is the largest of the four constituent countries of the Kingdom of the Netherlands. अगर हम बॉर्डर शेयरिंग की बात करें तो नीदरलैंड्स जो है कंट्री ये बॉर्डर शेयर करता है विद जर्मनी टू द ईस्ट एंड बेल्जियम टू द साउथ विद नॉर्थ सी कोस्ट लाइन टू द नॉर्थ एंड वेस्ट। इसके साथ ही मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है विद यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी एंड बेल्जियम। आप ध्यान रखेंगे जो नीदरलैंड्स की कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है डच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to recent data, which state was the largest wool producer in India in financial year 2024? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटका, राजस्थान, तेलंगाना या फिर ओडिशा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो वूल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर राज्य रहा वो रहा राजस्थान। आप देख सकते हैं wool is an important fiber for winter clothing, carpets, floor coverings, and industrial products. So, India has the second largest sheep population globally with 77.4 million sheep and ranks ninth in wool production. So, in financial year 23 and 24, total wool production was 33.69 million kilograms. Rajasthan led with 13.50 thousand kgs, contributing about 47.5% due to its arid climate and native sheep breeds. Jammu and Kashmir followed with 7,770,000 kilogram, known for fine wool from cold climate sheep. Other major producers were Karnataka, Telangana, Gujarat, Maharashtra, and Himachal Pradesh.
Punjab recorded the highest annual growth rate in the wool production. सो आप ध्यान रखेंगे, भारत में अगर वूल प्रोडक्शन की बात करें कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा वूल का प्रोडक्शन करता है, तो वो है राजस्थान। सेकंड पर है जम्मू एंड कश्मीर, एंड देन थर्ड पर है कर्नाटका। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा एनुअल ग्रोथ देखी गई है वो देखी गई है पंजाब में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। INS Arnala anti-submarine warfare shallow watercraft was designed and built by which shipyard? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जो INS अर्नाला है, उसको किस शिपयार्ड के द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, सेकंड कोची शिपयार्ड लिमिटेड, थर्ड हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, या फिर मजगांव डॉक डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। आपको बताना है, हाल ही में चर्चा में रही जो INS अर्नाला है, इसको किस शिपयार्ड के द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसको निर्मित किया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा। आप देख सकते हैं, INS Arnala marks India's shift from a buyer's navy to a builder's navy by strengthening indigenous defense capability. So it is the first of 8 anti-submarine warfare shallow water crafts built for the Indian Navy, and it is the Indian Navy's first indigenously designed and built ASW SWC. So it was designed and built by the Garden Reach Shipbuilders and Engineers in Kolkata, and it was commissioned into the Eastern Naval Command on 18th of June 2025. इसके नाम की बात करें तो इट इज नेम्ड आफ्टर द हिस्टोरिक अर्नाला फोर्ट नियर वसई, महाराष्ट्र। इसकी और अगर हम डिटेल की बात करें तो ये 77 मीटर लॉन्ग वॉरशिप है विद अ ग्रॉस टॉनेज ऑफ ओवर 1490 टन्स एंड इज द लार्जेस्ट इंडियन नेवल वॉरशिप टू बी प्रोपेल्ड बाय अ डीजल इंजन वाटर जेट कॉम्बिनेशन। And this ship is designed for underwater surveillance, search and rescue operations, and low intensity maritime operations. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The term deep tech startup in India has been officially defined by which authority? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत में जो डीप टेक स्टार्टअप शब्द है, इसको आधिकारिक तौर पर किस प्राधिकरण के द्वारा अभी हाल ही में परिभाषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये हाल ही में जो डीप टेक स्टार्टअप है, इसको डिफाइन किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। आप देख सकते हैं, सो सेंटर हैज फॉर्मली डिफाइंड एंड नोटिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डीप टेक स्टार्टअप्स थ्रू अ DPIIT गैजेट नोटिफिकेशन। डीप टेक स्टार्टअप्स की बात करें तो दीज आर इंटरप्राइजेज दैट बिल्ड सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन न्यू साइंटिफिक और इंजीनियरिंग नॉलेज इन्वॉल्विंग हाई टेक्निकल अनसर्टेनिटी, long gestation periods, and intensive research and development rather than incremental or platform based innovation.
So, deep tech refers to technologies that are rooted in fundamental scientific research and advanced engineering, and it aimed at solving complex, large scale problems rather than enabling incremental or convenience based solutions. सो जो डीप टेक है इसका जो फोकस है वो है साइंटिफिक ब्रेक थ्रू का। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।